जय हिंद बच्चों, इस समय आप जुड़े हुए हैं मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से और इस चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी माध्यम फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 ये 4 क्वेश्चन शेष रह गए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि फिजिक्स का न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर कोई चालक गोला है और जिसकी त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। इस पर कितना आवेश है? ये जो गोला है इस गोले पर कितना आवेश है हमें नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि यह आवेश Q है और आवेश Q की ही वैल्यू आपको फाइंड करना है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, गोले का केंद्र ये है और गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दी गई है और ये दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। ये ई की वैल्यू दी गई है और दिया हुआ है कि यह वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यतः अंतर्मुखी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यतः अंतर्मुखी होता है तो इस स्थिति में आवेश ऋणात्मक होता है और जब त्रिज्यतः बहिर्मुखी होता है तो आवेश धनात्मक होता है। तो एक बात ये कन्फर्म हो गई है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वैद्युत क्षेत्र है यह वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, तो अंतर्मुखी होगा तो यह आवेश ऋणात्मक होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा धन आवेश से दूर के तरफ होता है और ऋण आवेश के तरफ होता है। तो गोले पर नेट आवेश का परिमाण कितना है? गोले पर नेट आवेश आपसे पूछा जा रहा है। तो ई की वैल्यू आपने देख लिया है और आर का मतलब केंद्र से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, यानी ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। और आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 9 इंटू 10⁻⁹ Q/r² होता है। आपसे Q की ही वैल्यू पूछी जा रही है। चलिए Q की वैल्यू देखें कि कितना होगा Q का मान। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, वैल्यू निकालते हैं Q का। तो Q की वैल्यू निकालेंगे, देखिए E इंटू ये r² हो जाएगा और ये अपान हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। अब इसको हम सॉल्व करते हो देखते हैं E की वैल्यू दी गई है 1.5 इंटू 10⁻³ और r² की वैल्यू है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर कर देंगे 0.04 हो जाएगा। ये हो गया 0.04 और 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसको
0.04 को हम लिख दे रहे हैं 4 इंटू 10⁻⁻², और फिर ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। अब फिर आगे हम बढ़ रहे हैं और देखिए क्या मिल रहा है, Q इजकल टू 1.5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, ये 6 हो जाएगा 6/9, और फिर ये देखें 10 का पावर 3 और इंटू 10 का पावर -2, 10 का पावर 1 हो जाएगा, और नीचे 10 का पावर 9 है, 9 ऊपर चला जाएगा -9 हो जाएगा। इसको आप कट भी कर सकते हैं 3 से, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 3 3 जा 9। तो Q इजकल टू मिलेगा आपको 2/3 इंटू 1 - 9 10⁻⁻8 हो जाएगा। अब आप 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 को 3 से डिवाइड करके आप बतावें कितना आ रहा है, जल्दी 2 को 3 से डिवाइड करके आप बतावें हमें कितना आ रहा है। 6 पॉइंट नहीं आएगा, 0.666 करके आएगा, और ये हो जाएगा, या चलिए एक और 6 हम लिख दें, तो ये है आपका 10 का पावर -8। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये देखिए ये 6 5 से अधिक है, तो इसको 1 मानकर हम इसके पहले वाले में जोड़ देंगे तो 0.667 हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि साइंस का ये रूल है कि डेसिमल के पहले 1 डिजिट होना चाहिए, तो डेसिमल के पहले 1 डिजिट लाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.67 हो जाएगा, ये 6.67 हो गया। तो 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, और अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 से डिवाइड करने का मतलब 10 का पावर 1 से डिवाइड करेंगे, 10 का पावर ऊपर जाएगा 1, 10 का पावर -1 हो जाएगा, -8 पहले से है, -1 10 का पावर -9 हो जाएगा। और आवेश है तो आवेश का मात्र कूलाम होता है, तो ये 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम होगा। और वैद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है, तो अंतर्मुखी है इसका मतलब कि ये ऋण आवेश होगा। तो यहाँ पर Q की वैल्यू आपसे आवेशी पूछा जा रहा था, तो Q की वैल्यू -6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम के इक्वल होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 21 जरूर समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें, और किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या हुआ है। ये न्यूमेरिकल 22 है, पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल 22। 2.4 सेंटीमीटर व्यास के किसी आवेशित चालक गोले का, देखिए कोई आवेशित गोलीय चालक है जिसका डायामीटर आपको दिया हुआ है 2.4 मीटर। ये देखें, ये पूरा डायामीटर दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है 2.4 मीटर। तो समझें 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है। और अब ये पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू दी गई है 80.0 क्या है, माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर, माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 माइक्रोकूलाम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम होता है, तो 10⁻⁻6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या है, ये 80 इंटू 10⁻⁻6,
माइक्रो कूलाम के जगह पे कूलाम हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसको चाहे तो यहाँ से 0 हटा भी सकते हैं, और अगर हम 0 हटा देंगे तो 8 × 10⁻⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आगे देखें, फर्स्ट में आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट में फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि गोले पर आवेश कितना होगा। फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है गोले पर आवेश कितना होगा। तो चले गोले पर आवेश ज्ञात करें। और आपको पता है कि ये पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है। आपसे Q की वैल्यू पूछी जा रही है, तो Q की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये हो जाएगा सिग्मा × A, और याद रखे रहिए ये गोलाकार है और गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो फिर यहाँ A के जगह पे हम कर देंगे 4πr², और R की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ तो डायामीटर आपको दिया हुआ है 2.4 मीटर। फिर यहाँ से रेडियस निकाल दीजिए, तो रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया 1.2 मीटर। अब हम सॉल्व करते हैं। आपसे आवेश पूछा जा रहा था कि गोले के पृष्ठ पर आवेश कितना होगा, तो गोले के पृष्ठ पर आवेश Q इक्वल टू, देखें सिग्मा की वैल्यू है 8 × 10⁻⁵, और ये है 4, और इसके बाद हम पाई की वैल्यू यहाँ रख दें, तो पाई की वैल्यू रख लीजिए 3.14, और r का स्क्वायर, r यानी 1.2 का स्क्वायर, तो 1.2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे 1.44 हो जाएगा। अब इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखिए ये Q इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये 8 × 4 × 3.14 × 1.44 × 10⁻⁵। अब आपको इस सब का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और मल्टीप्लिकेशन करके देखें कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए ये लगभग 145 पॉइंट करके आएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, 145 पॉइंट करके कुछ आएगा नंबर, और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁵। इसको कर लीजिएगा, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद ही लिखेंगे ये वैल्यू 145 पॉइंट, क्योंकि आप देखें हैं ये 8 और 4 है, तो ये हो जाएगा 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, और फिर 32 का लगभग ये 3 है, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपका लगभग 96 आ जाएगा, और फिर 96 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये लगभग जो है 145 आएगा, लगभग आएगा। आप कर लीजिएगा, इसको करने के बाद ही लिखेंगे। तो अब जो है दशमलव के पहले एक अंक होना जरूरी होता है, तो दशमलव के पहले एक अंक लाने के लिए इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 100 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 1.45, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 10⁻⁻³ कूलाम। तो आपसे यही पूछा जा रहा था पहले पार्ट में कि गोले पर आवेश कितना होगा। तो गोले पर जो आवेश होगा, पहले पार्ट का आंसर आपको निकल चुका है, यह 1.45 × 10⁻⁻³ कूलाम के इक्वल होगा। अब इसका बी पार्ट भी देखते हैं। बी पार्ट क्या पूछा जा रहा था, ये ऊपर वाला हम ये इरेज कर देते हैं, और देखें इसका बी पार्ट आपसे पूछा जा रहा था कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है।
वैद्युत फ्लक्स, इसका बी पार्ट में आपसे वैद्युत फ्लक्स फाई पूछा जा रहा था, और आपको पता है कि वैद्युत फ्लक्स फाई इजकल टू गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फाई इजकल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, क्या था 1.45 इंटू 10⁻³ था, और फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है 8.85 इंटू 10⁻12। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये मिलेगा आपका 1, अच्छा एक काम हम यही कर देते हैं, या चलिए हम लिख रहे हैं 1.45 अपॉन 8.85, और फिर ये देखें ये 10⁻⁻12 ऊपर ले जाइए तो +12 हो जाएगा, और -3 पहले से प्रेजेंट है, तो 12 - 3 बोलते रहिए आप लोग, 12 - 3 क्या हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा। अब हम जो है ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 145 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 885। अब फिर आप चाहें तो इसको 5 से कट भी कर सकते हैं, और 5 से कट करके बतावें कि कितना ये आएगा। 5 से इसको कट कर दीजिए, जल्दी बोलिए कितना आएगा। इसको 5 से कट करेंगे तो 29 हो जाएगा। तुरंत जवाब दिया करिए। और इसको कट कीजिए, फिर ये क्या आएगा जल्दी 177। तो ये हो जाएगा 29/177 10⁻9। अभी देखिए ये जो 29 है ये 177 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं 10⁻9 को 10⁻8 इंटू 10 कर देते हैं, तो ये 10⁻8 इंटू 10 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा, तो ये हो गया 290/177 इंटू 10⁸। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, लगभग ये 1.6 आएगा, लेकिन आप डिवाइड करने के बाद ही इसको लिखिएगा, ठीक ना। हम जो भी वैल्यू लिख रहे हैं ये लगभग वैल्यू लिख रहे हैं, आप इसको सॉल्व करने के बाद ही कीजिएगा। ये है 10⁸, और वैद्युत फ्लक्स है तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमने बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, तो ये हो गया यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट, और ये बी पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये सभी न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, न्यूमेरिकल तैयार किए रहेंगे तो आगे कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत इजी होगा, क्योंकि आगे चल करके मैक्सिमम आपसे न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं कंपटीशन वगैरह में, और ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। ये पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 23 हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखें क्या है। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर। देखिए 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 100 का मतलब 10⁻², 10⁻² से डिवाइड करेंगे, 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻−2 हो जाएगा, यानी ये हो गया 2 × 10⁻⁻² मीटर। तो कह रहा है कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दी गई है, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा होता है
और रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने फार्मूला बताया था E इजिकल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये रैखिक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये आपने देखा था। यहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई, और फिर चलिए रखते हैं हम सबकी वैल्यू। तो ये लैम्डा इक्वल टू 2 और पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 का पावर -12, और आर की वैल्यू ये 2 इंटू 10 का पावर -2 है। और फिर वैद्युत क्षेत्र भी दिया हुआ है, थोड़ी सी दूरी कम करके हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये 10 का पावर -12 है। और फिर देखें R की वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर -2, और E की वैल्यू दी गई है 9 इंटू 10 का पावर 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखें लैम्डा इक्वल टू, अब यहाँ जरा देखें 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, सामने देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 9 कर दीजिए 36 हो जाएगा। ये हो गया 36, और इंटू 3.14 इंटू 8.85, और ये देखिए क्या मिलेगा 10 का पावर -12 और -2 -14 हो जाएगा, और +4 है तो 10 का पावर -10 हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सबका मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन करके देखें कि ये वैल्यू क्या आ रही है। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके आप बताइए ये वैल्यू जो है, सामने देखिए, हम देख करके आप ऐसे बता रहे हैं ये 36 इंटू 3 है लगभग, और इसके बाद ये 8.85 है। आप इसको सॉल्व करिएगा, ये वैल्यू लगभग 1000 आएगी, लगभग 1000 आएगी, लेकिन आप सॉल्व करने के बाद ही करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू लगभग 1000 आएगी, और इंटू 10 टू दी पावर -10 हो जाएगा। अब 1000 का मतलब 10 का पावर 3 होता है, तो 10 का पावर 3 और इंटू 10 का पावर -10 क्या हो जाएगा, 10 का पावर -7 हो जाएगा, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि रैखिक आवेश घनत्व है तो कूलाम पर मीटर हो जाएगा। ये करिएगा, यह मान लगभग हम अंदाज पे लिखे हैं, ठीक ना। इसको आप लोग घर जा करके बढ़िया से कर लीजिएगा, या आप खुद करिएगा और खुद करके देखिएगा, ये वैल्यू लगभग इसकी आएगी, क्योंकि एक्यूरेट 1000 नहीं आएगा, ये वैल्यू लगभग आएगी। तो इसको आप कर लीजिएगा, ये आंसर लगभग इतना ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 23 था, ये क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत इजी था और बहुत महत्वपूर्ण था, इसको अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे। वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछेंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। यह क्वेश्चन नंबर 24 भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको भी आपको तैयार करना होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं कि क्या है 24। देखिए, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें, देखिए धातु की दो प्लेटें हैं। धातु की एक प्लेट ये है और धातु की दूसरी प्लेट ये है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। धातु की दो प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के निकट हैं और एक दूसरे के समांतर हैं। इनके भीतरी फलकों पर
प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। इसका मतलब आप समझिए क्या कहा जा रहा है, प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है, यानी इन दोनों पृष्ठों पर अलग अलग आवेश है। यानी एक प्लेट पर अगर धन आवेश है तो दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश है। प्रश्न में यही कहा जा रहा है। और फिर आगे देखें आपसे क्या कहा जा रहा है, और इनका परिमाण यानी आवेश का परिमाण दिया हुआ है कि आवेश की वैल्यू क्या है। आवेश की वैल्यू यानी देखिए ये पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिया हुआ है 17.0 इंटू 10 का पावर -22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, फिर बी पार्ट में कह रहा है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और फिर तीसरा सी में कह रहा है प्लेटों के बीच बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के परिमाण का परिकलन कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने लायक बात है। आपसे ये कह रहा है कि ये जो पहला प्लेट है, पहले प्लेट के बाहर हम मान लेते हैं कि पहले प्लेट के बाहर कोई बिंदु P है। फिर कह रहा है दूसरे प्लेट के बाहर, तो दूसरे प्लेट के बाहर हम मान लेते हैं कोई बिंदु Q है। और फिर कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में हम मान लेते हैं कोई बिंदु R है। तो इन तीनों बिंदुओं पर आपसे वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है। अब एक बात हम ध्यान समझ लें, हम मान लेते हैं कि ये जो पहला प्लेट है, पहले प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और दूसरे प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर की तरफ होती है। ये धन आवेश है तो E1 की जो दिशा होगी वो यहां से इधर की तरफ होगी, और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश के तरफ ही होती है। ठीक है, तो धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर के तरफ होती है, और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की तरफ ही होती है। तो अब अगर हम बिंदु P पर देखिए, आपसे 3 क्वेश्चन कह रहा है, पहले पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, दूसरे प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है, हमने सूत्र डेरिवेशन भी कराया है गॉस के नियम के अनुप्रयोग में, कि पृष्ठ आवेश किसी पृष्ठ के कारण, किसी समतल पृष्ठ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। कोई भी आवेशित प्लेट होगा या आवेशित समतल चादर होगी तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही होगी। तो अगर पहले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तो दूसरे के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही हो जाएगी। और अगर हम बाहर निकालेंगे, पहले पृष्ठ के बाहर निकालेंगे, तो बाहर के किसी बिंदु पर दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालेंगे तो दिशा विपरीत हो जाएगी, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E2 की वैल्यू भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर पहले प्लेट से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो पहले प्लेट से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी।
और फिर दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में कह रहा है दूसरी प्लेट के बाहर। तो याद रख लीजिए, अगर दूसरी प्लेट के बाहर भी निकालेंगे तो यही स्थिति आएगी, E1 की वैल्यू भी यही होगी, E2 की वैल्यू भी यही होगी। और बाहर की तरफ निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं होंगी, दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। और जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बात आप ध्यान समझ लीजिए, पहले पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी, दूसरे पृष्ठ के बाहर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। अब तीसरी कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालेंगे तो दोनों की दिशा एक ही हो जाएगी, और जब दोनों की दिशा एक हो जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=E1 प्लस E2 हो जाएगा। आप रख देंगे हम वैल्यू, E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब जो है दोनों प्लेटों के बीच में अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब हम चाहें तो इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 7.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है। चलिए रखिए, रख करके इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 17 अपॉन 8.85 और 10 का पावर माइनस 12 ऊपर जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, तो माइनस 22 प्लस 12 करेंगे 10 का पावर माइनस 10 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आप ऊपर नीचे चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1700 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 885। अब फिर इसको सॉल्व करिए और इसको कट करिए, कट करके देखिए कि क्या मिल रहा है। आप बतावें, इसको कट किया जाए, आप किससे 5 से कट कीजिए, 5 से 1700 कटा करके हमको बताइए कितना आएगा। 360। 5 से 1700 को डिवाइड करिए और डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। सही है ये, गलत है? 340। हाँ 340 सही हो गया। आप हाँ, और ये हो जाएगा आपका 177, सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। E= ये हो जाएगा 340 अपान हो जाएगा 177 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। और देखो एक काम करते हैं कि अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक ना। तो 340 को डिवाइड कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 340 को आप 177 से डिवाइड करें और डिवाइड करके देखें कि वैल्यू कितनी आ रही है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। इसमें हम इसको जो है हम 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई किए इतना हो गया और 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। इस 10 को हम ऊपर लेके जाएं, 10 का पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -10 था और -1 आ जाएगा, -11 हो जाएगा। अब 3400 को 177 से डिवाइड कीजिए और ये डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 1.92 आना चाहिए। आप इसको डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करके देखिएगा कितना आ रहा है। और ये हो जाएगा आपका, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो अब जो है ये 3400 को 177 से डिवाइड करेंगे, ये 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और लगभग 20 साल में कम से कम 15 बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखे रहिएगा। दोनों प्लेटों के बाहर
दोनों प्लेटों के बाहर चाहे इधर के तरफ या इधर के तरफ वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, लेकिन दोनों प्लेट के बीच में जब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1.92 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलाम होगा। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आज जो पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के जितने भी न्यूमेरिकल, जो 24 न्यूमेरिकल थे, 24 न्यूमेरिकल थे, अलग अलग वीडियो में कुल मिलाकर के 24 न्यूमेरिकल आपके समाप्त होते हैं। या न्यूमेरिकल एक एक करके बताया गया और विधिवत बताया गया है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। बोर्ड के एग्जाम में कम से कम इसमें से एक न्यूमेरिकल हमेशा पूछा जाता है और जरूर पूछा जाएगा, इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। वीडियो को अगर आप लाइक न किए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और स्टूडेंट से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोले बेल आइकन को भी प्रेस करें। आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की थियरी के साथ। नेक्स्ट चैप्टर की थियरी होगी, तब तक के लिए जय हिंद।